बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स को हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इन्हितात का शिकार है, ख़ास तौर पे जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं। अभी हमने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जो कारकर्दगी है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के अंदर, वो हमने देखी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गुज़श्ता कई दहाइयों से हम ये देख रहे हैं कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल जो है वो हमें नज़र आ रही है। हद तो ये है कि बार्सिलोना ओलंपिक 1992 से लेकर आज तक पाकिस्तानी एथलीट्स जो हैं वो ओलंपिक गेम्स में कोई एक भी मेडल जो है वो हासिल करने में नाकाम रहे हैं। अब तक के जो ओलंपिक गेम्स हैं उनमें पाकिस्तानी एथलीट्स ने कुल 10 मेडल्स हासिल किए हैं, जिनमें से 8 मेडल्स जो हैं वो 1992 तक के हैं जो कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने हासिल किए, और उसके बाद 2 और जो हैं वो मेडल्स हैं। जबकि हालिया 2020 टोक्यो ओलंपिक्स जो है उसमें सिर्फ 10 एथलीट्स ने 6 स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। यानी इतना लिमिटेड और इतना छोटा सा स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान की तरफ से एथलीट्स का भेजा गया। इसकी जिम्मेदारी किस पर थी, फिर जो कारकर्दगी रही उसकी जिम्मेदारी किस पर थी। प्रोग्राम में आज हम इस हवाले से बात करेंगे। इस इंतहाई नाकिस कारकर्दगी पर जब सवालात उठाए जाते हैं तो मुख्तलिफ वजूहात जो वो दी जाती हैं, तौजीहात दी जाती हैं, और फिर हुकूमत के ऊपर मलबा डाल दिया जाता है। और जब हुकूमत जो है वो कोशिश करती है मामलात को ठीक करने की, तो फिर एक ही जवाब जो है वो सामने आ जाता है जो सबसे बड़ी रुकावट बन के खड़ा हो जाता है, और वो है ऑटोनमस बॉडी होना इस इदारे का। और ये इदारा ऑटोनमस बॉडी है, इसलिए इसके अंदर इसके इख्तियारात में जो है किसी किस्म की हुकूमत मुदाखलत नहीं कर सकती। सो ये बहुत बड़ा सवाल है कि फिर जिम्मेदारी जो है वो किसकी आयद होती है और हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो क्या है। आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद पंसौता, जिनसे हम कुछ इसके जो लीगल मामलात हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। और हुमायूं खान हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। जबकि हमें इस वक्त ज्वाइन किया है फेडरल मिनिस्टर फॉर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, और उनके अंडर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो महकमा है वो भी आता है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले मैं आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगी। डॉक्टर साहिबा, एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल है। जब हमारे खिलाड़ी जाते हैं ओलंपिक्स के अंदर तो ज़ाहिर है हमारे अवाम की नज़र और उनके जो जज्बात हैं वो उनकी कारकर्दगी से वाबस्ता होते हैं। वो जीत कर आएँ या ओलंपिक्स का आगाज़ हो, तो जो हुकूमत है उसी के ऊपर नज़र होती है सब लोगों की, इन खिलाड़ियों की भी, अवाम की भी, और हुकूमती सरपरस्ती की बात की जाती है। लेकिन करता धरता हम देखते हैं कि वो कोई और है। सो मैं पूछना आपसे ये चाहूँगी कि आपकी मिनिस्ट्री जो है उसका रोल क्या है इस मामले के अंदर। डॉक्टर साहिबा जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया कि सारी जिम्मेदारी, जितनी नेगेटिविटी होती है, जितनी कमजोरियां होंगी, उन सब की जिम्मेदारी यकीनन पूरी कौम की नजरें हुकूमत की तरफ होती हैं। और हालांकि अब इस वक्त ये है कि 18वीं तरमीम के बाद वैसे तो यही है कि स्पोर्ट्स सूबाई सब्जेक्ट हो गया है, और उसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, इनका बहुत तीनों का अहम रोल होता है। और मेरा जो है कि एज प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, इसमें हमारा लिमिटेड रोल है, पर डेफिनेटली जो नेशनल टीम है उनकी एनओसी से लेके उनकी फंडिंग भी हम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी हम करते हैं, कैंप्स भी हम लगाते हैं, तो ये सब भी है। लेकिन जो उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो अब फेडरेशन एंड सूबाई हुकूमतों की पे आती है। और यकीनन कि जब हमारे सिलेक्शन ऑफ टीम और उसके बाद का जो रोल होता है वो इस वक्त पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने सबको कंट्रोल किया हुआ है। और वो ही एथलीट से लेके कोचेस से लेके उनके रहमो करम पर होते हैं कि वो किसकी एक्रेडिटेशन कराएंगे, वो किस फेडरेशन को एक्सेप्ट करेंगे, उनके ताल्लुकात किसी एथलीट के साथ कैसे हैं, तो वो लोग होते हैं जो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई कमजोरी हो जाए तो वो बर्डन डाल दिया जाता है हुकूमत पर। तो अब जो है कि वही है कि हमारा जो रोल बनता है एज पर जो 1962 का ऑर्डिनेंस था, उस लिहाज से हमारा रेगुलेटरी रोल बनता है। हाँ, प्रमोशन भी है, डेवलपमेंट भी है, जो एक्चुअली तो फेडरेशन का भी है, ओलंपिक कमेटी का भी है, लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड का भी है। लेकिन उससे ज्यादा जो किसी भी मुल्क में कोई रेगुलेशन होती है वो हुकूमत के हाथ में होता है। हुकूमत एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो अभी तक रोल था वो रेगुलेटरी रोल था, लेकिन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया।
اور وہ ریگولیشن ان کو کرنے نہیں دی گئی. تو اب انشاءاللہ تعالی اب ہم نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں جس کے تحت جو ہے کہ یہ چیز ان پلیس ہم نے کرنی ہے کہ کیسے ریگولیٹ کیا جائے گا, جہاں پہ فیڈریشنز, پاکستان اولمپک ایسوسیشنز, آپ کے ایتھلیٹس اینڈ صوبوں کے ساتھ کس طرح انڈر کوآپریٹو فیڈرلزم ہم اس پہ کام کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ, احمد آپ چونکہ ظاہر ہے اس کے جو لیگل اسپیکٹس ہیں میں چاہوں گی کہ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی وضاحت سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ریگولیٹری باڈی کا رول ہے حکومت کا, اور حکومت چاہتی ہے جو کارکردگی ابھی ہم نے دیکھی ہے گزشتہ اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ معاملات کو ٹھیک کرے, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے. جب یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ایک آٹونومس باڈی ہے تو پھر حکومت کیسے اپنا کردار ادا کرے گی, یا ابھی تک اگر نہیں کرنے دیا گیا تو آگے پھر حکومت کس طرح سے اس میں اپنا کردار ادا کر پائے گی؟ احمد دیکھیں جی, انگریزی کی ایک مثال ہے, ٹو مینی کوکس اسپوائل دی براth. اب میرا سوال یہاں پر بیسکلی یہ ہے کہ فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ جو کہ منسٹری آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے تحت کام کر رہا ہے, اس کا بیسک رول کیا ہے. اگر آپ اس کا اسٹیبلشمنٹ آف دا بورڈ جو سیکشن 3 ہے اس کو تفصیل سے دیکھیں تو انہوں نے ایک یونیفارم اسٹینڈرڈ دینے ہیں, پروموٹنگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف کمپٹیشن ان اسپورٹس دینا ہے, اور اگر اس کی تفصیل سے آپ دیکھیں تو ان کے کام میں یہ شامل ہے کہ پاکستان میں اسپورٹس کو ایک پراپر طریقے سے ریگولیٹ کرنا ہے ان اے یونیفارم پہ. اب آگے چلتے ہیں. پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن جو ہے وہ بیسکلی سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے تحت بنی ہوئی ہے, اور وہ انٹرنیشنل اولمپک ایسوسی ایشن جو ہے اس کی ایک سبسیڈری کہہ لیں یا اس کی ایک باڈی ہے جو یہاں پر ایکٹ کر رہی ہے. پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن جو ہے وہ ایتھلیٹ پاکستان کے بہاف پر سلیکٹ کرتی ہے, وہ ایتھلیٹ پاکستان کے جھنڈے کے تلے وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کی کسی قسم کی پرابلم کی بات آتی ہے یا اگر کوئی اچھا کریڈٹ لینا ہو تو اولمپک ایسوسی ایشن, ورنہ وہ کہتے ہیں جی پاکستان اسپورٹس بورڈ. میں سمجھتا ہوں پاکستان اسپورٹس بورڈ از فلی کمپیٹنٹ ٹو ٹیک وٹ ایور اسٹیپ اٹ وانٹس ٹو ٹیک. اگر وہ چاہیں ان کو ریگولیٹ کرنا, ایک بہت بڑا جو ایک اسٹون یا امپیڈمنٹ کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ اٹونومس ہیں. اٹونومس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جو چیئرمن ہے وہ تاحیات جو ہے اس پر چیئرمن رہے, یا جو اسپورٹس کا سٹینڈرڈ ہے وہ اتنا برا ہو جائے کہ پاکستان کوئی میڈل نہ جیت سکے. آپ سلیکشن پروسیس دیکھیں, ہماری منسٹر صاحبہ یہاں موجود ہیں, شی ول بیئر می آؤٹ آن دیٹ, بلکہ ان فیکٹ یہ میرا ان سے کوشچن بھی ہوگا کہ آپ جب سلیکشن کر کے 22-23 لوگ بھیجتے ہیں, آپ کوچز نہیں بھیجتے لیکن سفارشی لوگ چلے جاتے ہیں, اور اس چیز کا ملبہ پاکستان اسپورٹس بورڈ پہ یا اسپورٹس منسٹری پر آ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ایک آدھا اچھا ہو جائے تو کہتے ہیں جی ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سیریس ری ویمپنگ کی ضرورت ہے. منسٹری آف اسپورٹس جو ہے وہ ایک اسپورٹس پالیسی 2021 لے کے آ رہی ہے. اس اسپورٹس پالیسی میں اس وقت ایک ہائی کورٹ کے اندر ججمنٹ موجود ہے جسٹس عاصم حفیظ صاحب کی, جس میں ایک صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ جو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ہے اور ساتھ ساتھ اسپورٹس بورڈ ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو پوری طرح نبھا نہیں رہے, جہاں پر انہوں نے یہ انڈرٹیک کیا تھا, اینڈ بائی انہیں آئی مین the sports board and the ministry, کہ ہم سارے وہ سٹیپس لیں گے جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری کوہیرنس آئے گی اور چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی. لیکن آج تک اسپورٹس بورڈ وہ سٹیپس نہیں لے پایا, اور اولمپک ایسوسی ایشن کی طرف سے آف لیٹ ریسنٹلی ان فیکٹ لیٹر بازی کی جا رہی ہے اسپورٹس بورڈ کے ساتھ, اور منسٹر کو لیٹرز لکھے جا رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں تھریٹس مت دیں, آپ ہمیں ریگولیٹ کرنے کی کوشش مت کریں. ہم جو فیڈریشنز کے تھرو جس طرح آپریٹ کر رہے ہیں, جو ایک کمپلیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ بائس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں, جس کو دل کرتا ہے جہاں بھیج دیتے ہیں, جس کو دل کرتا ہے اس اسپورٹس میں بھیج دیتے ہیں, اپنے نیپوٹزم کی بیسس پر چل رہا ہے. اٹ از ہائی ٹائم کہ منسٹر کو آگے پروموٹ کریں اور اس کی ساری دیش شی شوڈ ہولڈ دا رین اینڈ ان کو کنٹرول کریں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ, جو جیسے احمد نے کہا کہ ایک اسپورٹس پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ لا رہی ہے, اور جو اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اتھارٹی جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے گورنمنٹ کی بھی, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی, کیونکہ اس سے پہلے شاید اس طرح سے گورنمنٹ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اس سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں. کیا آپ ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گی کہ کیا پہلے ان کو فری ہینڈ دیا گیا کہ وہ جو چاہے وہ کرتے رہے, اور اب وہ عادی ہو گئے ہیں کہ اب اگر حکومت جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ کچھ ریگولیٹ کیا جائے اس ادارے کو تو ان کو یہ مشکل لگ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جی شکریہ. میں سب سے پہلے تو کیونکہ احمد نے بہت اچھی جو وہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ بتائی, اور اسی کے تحت میں نے اسی لیے جو اسپورٹس پالیسی پہ تھا, کیونکہ میں نے پہلے دیکھا کہ وہ میکنزم نہیں نظر آ رہا تھا کہ جس سے کہ ہم ان کو ریگولیٹ کر سکیں. اور پچھلی
जिस हुकूमत ने भी कभी ट्राई भी किया कि इनको थोड़ा सा भी रेगुलेट करने का, तो ये फौरन ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ले आते हैं और ये ऑटोनॉमी की बात करते हैं। भाई ऑटोनॉमी का ये मतलब नहीं है, आप इंटरनल आपकी वर्किंग में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, लेकिन आपका इंटरनल नहीं, आप हमारे मुल्क के बच्चों की किस्मत और करियर से खेल रहे हैं और आपकी चॉइस पे है कि कौन सी जेन्युइन फेडरेशन है कि जिनको आप रिकग्नाइज करेंगे वो फेडरेशन होगी। कितनी ऐसी फेडरेशन है कि जिनका कोई क्लब लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जिनकी प्रेजेंस ही नहीं है। तो अगर आप नीचे तक ये नहीं जाएगा तो आपका टैलेंट कहाँ से आएगा? स्कूलों में खत्म हो गई स्पोर्ट्स, नीचे लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या तहसील लेवल पे क्लब्स एंड एसोसिएशन होती थी, जिसके ऊपर प्रोविंशियल एसोसिएशन बनती है और प्रोविंशियल एसोसिएशन के बाद नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बनती है। एक पूरा स्ट्रक्चर है। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहबा, हुमायूं खान हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी हुमायूं। डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपका बड़ा कीमती वक्त है, लेकिन उसमें कुछ बड़े लेमैन किस्म के सवाल हैं। अहमद चूँकि बीइंग अ लीगल विज़र्ड ही आस्क्ड वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। मैं आपसे पाकिस्तानी अवाम की जो है ना उन उमंगों की तर्जुमानी करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, बीइंग अ क्रिकेटर, वो जब आए तो हमारा ख्याल था कि क्रिकेट जो है या जो जितनी स्पोर्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा दवाम पहुँचेगा। एक जो बड़ा अहम सवाल है, ये तो बताइएगा कि इतनी ज़्यादा बॉडीज़ क्यों हैं स्पोर्ट्स की, और फिर अगर बहुत ज़्यादा बॉडीज़ हैं तो उनको गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती? और उसके बाद जो ये पर्टिकुलर इशू जिसके ऊपर हम बहस कर रहे हैं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है 2004 से अगर इसको एक आदमी हेड कर रहा है, वो 17 साल 18 साल में आपकी हुकूमत के अंदर, अभी हमने कैबिनेट के अंदर कितनी रीशफल्स देखी कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने उनको चेंज कर दिया। तो ये 17 साल की परफॉर्मेंस देख के क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते कि हमें कोई ऐसा लीडर चाहिए जो इनके अंदर कोई बेहतरी लाए? तो ये बड़े बेसिक सवाल हैं जो लोगों को चाहिए इस वक्त जो है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए 17 साल से जो शख्स है और जिसको 3 हुकूमतें नहीं हटा सकी और हर दफा हुकूमतों को घुटने टेकने पड़े और जाके लिख के दे के आ जाते हैं कि नहीं जी हम इंटरफेयर, हालांकि ये इंटरफेरेंस नहीं है। देखिए मैंने पूरी रीजन की स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर्स देखे हैं और मुझे निहायत हुआ हर मुल्क में एक सिस्टम है, अगर कहीं सिस्टम नहीं था तो वो हमारे मुल्क में नहीं था। और जब मैं देने की कोशिश कर रही हूँ तो उस पर मुसलसल थ्रेटनिंग एक हमें लेटर्स लिखे जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान को बैन कर दिया जाएगा क्योंकि आप इंटरफेयर कर रहे हैं। देखिए मिनिस्टर बदल जाते हैं, आप हर लोगों को वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो पेट्रन थे ओलंपिक एसोसिएशन के, उनको हटा दिया, तो आप इससे अंदाजा करें कि क्या सिस्टम चल रहा था। बहरहाल मैंने जो अब हम जो स्पोर्ट्स पॉलिसी ले आए हैं 2021 जो कि इस वक्त मेरी लीगल वेटिंग के लिए गई हुई है और इंशाल्लाह एक दफा वो वहां से वेटिंग खत्म के बाद we will place it before the cabinet और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद I will make sure कि हम इसको इम्प्लीमेंट कराएं। कोई किसी की खराब हो गई, लेकिन एक अगर इन्होंने मेरे मुल्क का नाम अपने नाम के साथ जोड़ना है तो इनको गवर्नमेंट को अपनी रिट स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अगर ये पाकिस्तान डॉक्टर साहब तो उनको हमारी जो होगा सिस्टम, जो हमारी पॉलिसी के तहत इनको काम करना होगा, इनको भी और फेडरेशंस को भी। बिल्कुल ठीक। जी अहमद। जी डॉक्टर साहब, तो मेरा आपसे बेसिक जो एक सवाल बेसिक है वो तो ये है कि अगर आप देखें तो ऑफ लेट टू माय सोर्सेज आई वाज एबल टू गेट होल्ड ऑफ अ लेटर जो आरिफ असद साहब चेयरमैन ओलंपिक एसोसिएशन ने आपको एड्रेस किया था मिनिस्ट्री को, और उसमें इस किस्म की एब्सर्ड लैंग्वेज थी कि जी मुझे थ्रेट्स दी जा रही हैं, यू कैन नॉट सॉर्ट ऑफ रेगुलेट मी, और वो कंप्लीट डिफाइंस थी। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप उसको रीवैम्प कर ही रही हैं तो आप एक पॉलिसी बना रही हैं, आप साथ साथ इस चीज को भी कंसिडर कीजिए कि जो 1981 के रूल्स हैं उनको चेंज करके उनकी वैल्यू शायद ज्यादा हो, बिकॉज रूल्स जो हैं उनकी सर्टनली एक पॉलिसी से वैल्यू ज्यादा होती है, कानूनी तौर पर पॉलिसी की शायद बाइंडिंग नेचर नहीं होती। तो इन दोनों चीजों पर आप कोई कानूनी राय या कोई मामला को आगे बढ़ा रहे हैं? जी इसमें बिल्कुल आपने सही बोला,
पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए रूल्स में ही चेंजेस आई हैं, क्योंकि वरना पॉलिसी तो सिर्फ कुछ नहीं है, वो रूल्स ही होगा। और जो भी पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करना चाहता है उसको एक तो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होना होगा, लॉ ऑफ द लैंड उस पर अप्लाई करेगा, और फिर जब वो हमारे जो भी पॉलिसी के तहत काम, अगर उस तरह उनकी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगी और इलेक्शन के बाद ही वो पाकिस्तान का नाम अपने साथ जोड़ सकेंगे, नहीं तो एंड दे विल बी द मेन गवर्निंग बॉडी ऑफ उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की। वरना हम पाकिस्तान का नाम इनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे, क्योंकि जब ये मुल्क से बाहर जाते हैं हमारी शनाख्त होते हैं, हमारे वो बच्चे जो खेलते हैं, हमारे मुल्क के बच्चे वो पाकिस्तान के बच्चों के, तो उनके लिए इनको लाजम होगा कि हमारी पॉलिसी के तहत इनको काम करना पड़ेगा। एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा कि आपके पास रूल करेंगे और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का भी आपका ये वाहिद सब्जेक्ट नहीं है जिसमें वफाक के लेवल पर मिनिस्ट्री मौजूद है, हेल्थ है, एजुकेशन है और बहुत सारे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को आपने ये सजेशन दी है कि जब कोई भी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड इशू आए तो उसमें आपकी प्रेजेंस या आपका ओपिनियन बहुत जरूरी है। जिस तरह के भी स्पोर्ट्स का इशू है इसमें भी नो डाउट सूबाई सब्जेक्ट बन चुका है आफ्टर 18th अमेंडमेंट, लेकिन सिमिलरली स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड हेल्थ, इसके अंदर आपकी इनपुट इसलिए बहुत जरूरी है बिकॉज यू एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन ऑल द 4 प्रोविंसेस। तो ये चीज आपने कभी प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाई है? Gee, you're absolutely right, Ahmed. And not only that, all the devolved subjects जो हैं, whether climate, whether tourism, हर उसमें है, but somehow वो अभी उस तरह हो नहीं रहा। मैंने कैबिनेट में भी रेज किया था, several times रेज किया है, और इस पे लीगल लॉ मिनिस्टर का भी यही ओपिनियन है, लेकिन somehow अभी इस वक्त जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने उसमें काफी बिजी हैं, तो उनको ये समझ नहीं आ रही कि दिस इज द ट्रूथ। अगर आपको यूनिफॉर्मिटी चाहिए, आपको चाहे करिकुलम हो, चाहे कोई भी एजुकेशन रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ रिलेटेड हो, आपकी एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, आईपीसी को ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहबा, एक मेरा बड़ा अहम वो सवाल ये है कि क्या आपकी मिनिस्ट्री जो है कोई एक वाइट पेपर इशू कर सकती है इसके ऊपर के 17 साल की जो मिस गवर्नेंस हो चुकी है यहाँ पे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की, वो आवाम के सामने लाई जाए और उनको बताया जाए कि क्यों ये जो प्रोग्रेशन है वो नहीं हो सकी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच यू कुड प्रोवाइड। देखिए, अब वाइट पेपर से ज्यादा क्योंकि पूरी कौम जानती है, पूरी कौम विटनेस है इस चीज की, और कौम डिमांड कर रही है। और मैं तो नेशनल असेंबली में, क्योंकि आवाम के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो नेशनल असेंबली में बैठे हैं, सेनेट में बैठे हैं, और उन सब ने एक आवाज होकर कहा है कि ही शुड स्टेप डाउन, इट्स हाई टाइम ही शुड लीव। नहीं होगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट एक्शन में आएगी और वो अपनी रिट स्टैब्लिश कराएगी। एंड प्राइम मिनिस्टर ने तो इस हद तक कह दिया है कि हम वी डोंट केयर अगर ये मुल्क के खिलाफ खतो खिताबत करते हैं, और अगर मुल्क के खिलाफ ये काम करते हैं तो मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसकी कीमत इन्हें भी अदा करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि रिट वो अपनी स्टैब्लिश करेंगे, और अगर बैन होगा तो चाहे बैन हो जाए, वी हैव टू टेक एक्शन नाउ। ठीक है, इससे पहले कि अहमद आप मैं जानती हूँ कि आप पूछना चाह रहे हैं कुछ, मैं एक छोटा सा सवाल जो है वो पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा आपसे। वो ये कि आपने खुद ये बात की कि स्कूल कॉलेजेस के लेवल पर, इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर जो है जो स्पोर्ट्स होती थी किसी ज़माने में वो अब नहीं हो रही है। सो इसकी ये तो जिम्मेदारी हुकूमत की ही बनती है ना, इस पर तो हुकूमत को ही काम करना चाहिए। इसके ऊपर क्या कोई काम हो रहा है? जी, ये प्रोविंशियल हुकूमत की बनती है क्योंकि एजुकेशन डिवॉल्व सब्जेक्ट है। हमने सारे सूबाई स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स के थ्रू सूबाई हुकूमतों को भी कन्वे किया है, हमने उन्हें लेटर्स भी लिखे हैं, और मैं तो अब केपी के चीफ मिनिस्टर से तो मिल भी चुकी हूँ, और बाकी चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ सेक्रेटरीज को भी हमने खत भी लिखे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि सूबे के लेवल पे उनको ये लेना पड़ेगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री इसके थ्रू अपने करिकुलम में एक मैंडेटरी करना पड़ेगा। ठीक है, अहमद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम ब्रेक की तरफ। जी, मैं डॉक्टर आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा। देखें,
agar if Mr. Arif Hassan, who happens to be the chairman of the Olympic Association or the president, agar if he is not willing to comply اور وہ آپ کی باتیں نہیں مانتے, تو he is also part of Pakistan Sports Board. ایک تو ان کو پاکستان اسپورٹس بورڈ سے کیوں نہیں ایکسپیل کیا جاتا, نمبر 1. نمبر 2, کچھ اسپورٹس کی میں اسپیسیفک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں, جس طرح کہ بیڈمنٹن ہے. بیڈمنٹن میں ایک صاحب موجود ہے, واجد صاحب, وہ بالکل نیپوٹزم کی بیسس پر ٹیم کو باہر بھیجتے ہیں, سلیکشن بالکل پیورلی نیپوٹزم کی بیسس پر کرتے ہیں, اور بہت شکایات ہیں ان کے خلاف, کیونکہ وہ سیریس نیچر کے, تو میں اس طرح بولنا نہیں چاہتا وداؤٹ پروف. تو اس کی حد تک کہ اگر گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہے کہ ہمارے جو کوالٹی اسٹارز ہیں, اور ہمارا ایک جو نیشنل بیڈمنٹن پلیئر ہے وہ تو بیچارہ باہر جا ہی نہیں پا رہا, اینڈ سملرلی ایک خاتون بیڈمنٹن پلیئر کو باہر بھیجا ہی نہیں جاتا بیکاز آف ویرائٹی آف ریزن. تو آپ چاہیں گے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا ایکشن لیا جائے, یا آپ لے سکتی ہیں اس وقت کسی انڈر دی اینی چارٹر؟ جی بالکل لے سکتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ اسپورٹس بورڈ سے ان کو ہٹایا جائے. دیکھیے شخصیات کا نہیں ہے, بورڈ پہ ہمارے اداروں کا ہے. سو آج یہ ہے, کل کو کوئی اور آئیں گے, تو میں نے ادارے کو نہیں, کیونکہ جو 3 مین سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ نیشنل اسپورٹس فیڈریشن, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن اور حکومت, تینوں کا اسپورٹس بورڈ پہ ہونا بہت ضروری ہے. ایز فار ایز ایک کسی شخصیت کی بات ہے, ان کو خود بھی یہ دیکھنا چاہیے, نہیں تو یقیناً جس دن ہم ایکشن لیں گے ان کو اس سے ہٹنا پڑے گا. دوسری چیز آپ نے کہی کہ بیڈمنٹن, احمد, ہر فیڈریشن کی صورتحال یہی ہے, اور اس کے بیچ میں رکاوٹ سب سے بڑی جو آتی ہے وہ یہ خود اولمپک ایسوسی ایشن ہے, کیونکہ خود یہ ایک جھوٹی سچی فیڈریشن کر کے خود بھی ایک فیڈریشن کو ہیڈ کیے ہوئے ہیں. اور بیڈمنٹن کا اس وقت جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, دیکھیں یہ بہت بڑا ایک, یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ نے ماؤن کو تو بھیج دیا, وائلڈ کارڈ پہ وہ گئی, لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ جو کوچ نہیں گئے, اور کوچ کے بجائے ان کے سیکرٹری جنرل گئے, اور وہ ہے سیکرٹری جنرل جو خود کھیلتے ہیں اور اپنے ہی دوسرے بچوں سے, ایتھلیٹ جو دوسرے بیڈمنٹن پلیئرز ہیں ان سے ان کا ہمیشہ کانفلکٹ رہتا ہے, اور ان کے کبھی بھی ان کو میرٹ پہ ان کی سلیکشن نہیں کی جاتی ہے. میرے پاس بہت سی کمپلین آئی ہیں بیڈمنٹن کے حوالے سے. اب ڈیفینیٹلی کہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے, ہم نے بورڈ میں بھی ڈسکس کیا ہے, اپنی ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی ڈسکس کیا ہے, اور میرا کیونکہ میں ذرا سا بزی ہوں, نیشنل اسپورٹس پالیسی آ جاتی ہے تو پھر تو بھرپور طریقے سے ایکشن ہوگا. نہیں تو یہ ہے کہ ان ساری فیڈریشن کے خلاف ہم نے جہاں پہ میرٹ کو کا گلا دبایا جا رہا ہے, میرٹ پہ سلیکشن نہیں ہو رہی, کوئی نیشنل لیول پہ کسی قسم کی ان کی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, گراس لیول پہ آپ دیکھیں کوئی ٹیلنٹ فنڈ کا ان کے پاس میکنزم نہیں ہے, تو ان سب کو وہ فیڈریشنز جو یہ پرفارم نہیں کر رہی ہیں اپنی ایکٹیویٹیز, ہم ان کو پاکستان کا نام ساتھ میں یعنی آپ یہ لگانے کہہ رہی دیں ہیں گے. کہ صرف اولمپک ایسوسی ایشن ہی کی بات نہیں ہے, بلکہ تمام جو فیڈریشنز ہیں انہی کی ذمہ داری ہے سب سے زیادہ, اور حکومت متحرک ہو رہی ہے اسپورٹس پالیسی کی صورت میں, اور تمام فیڈریشنز کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد بہت دکھی دل کے ساتھ آج کی بہت ہی افسوسناک, سب سے پریشان کن جو خبر ہے, بہت تکلیف دہ خبر, لیجنڈری آرٹسٹ عمر شریف صاحب کے حوالے سے جو انتقال کر گئے قضائے الہی سے, اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
एक बात से घबराता हूँ बस, कब्र से घबराता हूँ। कब्र जो है ना, कब्र इंसान का किरदार बताती है, मट्टी से बने हैं। करोड़ों चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले अजीम कॉमेडियन उमर शरीफ अपने मदाहों को हमेशा के लिए उदास छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले। कराची में पैदा होने वाले उमर शरीफ ने 14 साल की उम्र से स्टेज पर अदाकारी शुरू की और देखते ही देखते कॉमेडियन किंग बन गए। उमर शरीफ ने कॉमेडी का जो मुनफरिद अंदाज मुतारिफ कराया, इसमें अवामी लहजा, नामवर शख्सियात की नकल, तंज व मज़ाह से भरपूर चटकले और जुगतबाजी समेत वो सब कुछ था जिसका नज़ारा करते ही शायकीन हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। कॉमेडियन उमर शरीफ थिएटर और स्टेज ड्रामों के बेताज बादशाह थे। उन्होंने टीवी और फिल्मों में भी अपने फ़न का मुजाहिरा किया। उमर शरीफ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में उर्दू बोलने वालों में यकसा मकबूल थे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब लोगों का इस खूबसूरत शाम में अभिनंदन करता हूं। अगर आज मुझसे कोई पूछे कि बंटवारे का सबसे ज़्यादा दुख आपको क्या है, तो मैं कहूँगा कि ज़मीन बट गई सो बट गई, लेकिन ओमार पाकिस्तान चले गए, इसका सबसे ज़्यादा दुख मुझे है। सबसे ज़्यादा सारी खुदाई एक तरफ और ओमार एक तरफ। ये बर्गर फैमिलीज क्या है, ये बोलते में अपना स्टाइल होता है इनका, ये उर्दू बोलेंगे लगेगा अंग्रेजी बोल रहे हैं। अल्लाह, हम लोग कल गए थे ना शमीम की शादीज में, अल्लाह। बस स्टॉप पे किसी पूछे क्या टाइम हुआ है, तुम्हें टाइम बताने के लिए घड़ी बांधी है क्या? जापान के लोग बोलते इस तरह का, अगर पानी भी मांगने लगता बम मांग रहे हैं। होंग सोंग यही यहाँ था, सांगचोंग गायंग बम्बू चोंग आया। क्योंकि यहाँ बड़े स्टार्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े स्टार बैठे हुए हैं। किसी की सेशन आती है तो आप बहुत शोर मचाते हैं और आप खुश होते हैं उनको देख करके। बड़े बड़े स्टार हैं इनमें, बहुत बड़े 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 कदीम स्टार बैठे हुए हैं, यानी कि इतने पुराने पुराने अदाकार यहाँ बैठे हुए हैं जिनके ज़माने के इंजन भी बंद हो गए हैं। उमर शरीफ की खिदमात के एवज़ इन्हें निगार अवार्ड, तमग़े इम्तियाज़ समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। उमर शरीफ की वफ़ात पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान समेत अहम सियासी शख्सियात, साथी फ़नकारों के अलावा ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इनकी फ़न के लिए खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। उमर शरीफ के ख़ानदान की अपील पे हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें इलाज के लिए सरकारी खर्च पर अमरीका भेजने का फैसला किया। हुकूमत सिंध ने भी 4 करोड़ की माली अमदाद फराहम की। उमर शरीफ को इलाज के लिए अमरीका मुंतकिल किया जा रहा था। रास्ते में इनकी तबीयत बिगड़ने पर इन्हें जर्मनी में उतार कर मुकामी हस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर ना हो सके और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उमर शरीफ की वफ़ात से उर्दू फ़न मज़ाह का एक दरख्शां बाब अपने इख्तिताम को जा पहुँचा। वो जो दुखी दिलों के लिए खुशी का इस्तिआरा थे, वो जो उदास चेहरों के लिए मुस्कुराहट की नवीद थे। पाकिस्तानी नहीं, बरे सग़ीर के लेजेंडरी आर्टिस्ट, अदाकार, कॉमेडियन, हिदायतकार, कॉम्पेयर उमर शरीफ बड़े ही दुखी दिल के साथ, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं उनके नाम के साथ मरहूम लगाऊं, लेकिन उमर शरीफ साहब जो हैं वो आज हम में नहीं रहे। गुज़श्ता दिनों हमने अपने प्रोग्राम में बाकायदा एक सेगमेंट किया था और उसमें हमने ये बताया था, ख़ास तौर पे जब उन्होंने ख़ुद अपील की थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एक वीडियो के ज़रिए, और उन्होंने कहा था कि वो इलाज के लिए, चूँकि वो अमराज़ क़ल्ब में और गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला थे काफ़ी अरसे से, और वो ये चाहते थे कि उनका इलाज जो है वो अमरीका में हो, जिस पर हमने ये देखा कि फ़ौरी तौर पर जो हुकूमती मशीनरी है वो मुतहरिक हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद अपनी सरपरस्ती में तमाम के तमाम जो इंतज़ामात हैं जल्द अज़ जल्द मुकम्मल कराए, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था। और हमने देखा कि जर्मनी वो पहुंचे थे जहां पर उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ गई, और उनका जो वक्त था, जो अल्लाह की तरफ से ज़ाहिर है हर इंसान के को मौत का जो जायका है वो चखना है, हम सब ने इस जहान फ़ानी से जाना है, और यही हुआ कि आज ये अफसोसनाक ख़बर जो है वो हमें सुनने को मिली। अल्लाह ताला उनको अपनी जवाए रहमत में जगह अता फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो इस दुनिया से तो बज़ाहिर चले जाते हैं, लेकिन अपने फ़न के ज़रिए अपने अमर हो जाने वाले
लफ्ज़ों के ज़रिए हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। आज पूरी दुनिया में जो उमर शरीफ साहब के मद्दाह हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं, वो सब दुखी हैं, वो सब इस वक्त गमों तकलीफ़ में जो है वो मुब्तला हैं। आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हुमायूं, मैं आपसे चाहूँगी जितने भी हम इसके ऊपर बात कर लें, जितने भी अल्फाज जो वो बयान कर लें, मेरे ख्याल में कम है। बेशक जी, बहुत ही एक अफसोसनाक खबर ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए और बल्कि मैं कहूँगा पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया में उनके वो मद्दाह आदमी जो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरता था, वो आदमी जो इस गम और तकलीफ़ के जो मराहल जिनसे हम गुजर रहे हैं उसमें लोगों को हंसाता था, उसका चला जाना जो है एक बहुत बड़ा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान आवाम के लिए, बल्कि हमारा स्टेज, टीवी, ड्रामा और हमारी पूरी फ़नी जो इंडस्ट्री है उसके लिए। जाना तो सब ने है, लेकिन वो जिस तरह गए वो बहुत सारे लोगों को जो है ना, बहुत हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों को उदास कर गए। लेकिन उन्होंने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी, हमें उनको चेरिश करना चाहिए। ही वॉज अ लेजेंड, और लेजेंड चूँकि गुजरते नहीं हैं, वो एक फेज़ था जिसमें वो इस दुनिया से इंतकाल करके दूसरी तरफ चले गए। मेरा ख्याल है वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। उनका नाम, उनका फ़न, उनका किरदार जो है वो हमेशा रहेगा। इस किस्म का जो आर्टिस्ट है मेरा ख्याल है सदियों में जो है वो कभी कभी पैदा होते हैं, और उमर शरीफ जो है मतलब जितनी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो मैं उनकी जो फैमिली है उससे अफसोस करना चाहूँगा, और पूरी पाकिस्तानी अवाम से और पूरे बड़े सगीर की अवाम से, कि आज जो है एक ऐसा सितारा उनको छोड़ के चला गया जिसका जो वर्ड है वो शायद कभी फिल ना हो। बहुत आपने खूबसूरत अल्फाज में जो है उनके हवाले से बात की। अहमद, आपने पिछली दफ़ा जब हमने ये सेगमेंट किया था तो आपने बड़े ही अच्छे अल्फाज में उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको बयान करने की कोशिश की थी। एक मिसरा है, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। सो मैं चाहूँगी कि आप आज भी उनके हवाले से कुछ कमेंट कर दें, फिर हम आगे बढ़ें। देखिए जी, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिस पर बिल्कुल आफतों का ही दौर है, जिसमें दहशतगर्दी जैसे मामला हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल और एक्सटर्नल बॉर्डर्स पर लड़ाई है, तो कोई भी खैर की खबर आपको टीवी पर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो उन आफतों के दौर में मैंने इसको चैन की घड़ी कहा था, तो फतेह खान साहब की जो बड़ी मशहूर गजल है उसके मतलब की बात की थी। सर्टनली जो लोग आपको आजकल के इस दौर में हंसा रहे हैं वो लॉस लोग हैं, क्योंकि जो हंसी और मुस्कुराहट है वो किसी की मलकियत नहीं होती, वो बेसिकली इंसान हर एक के लिए एक बेलौस बात होती है जिससे हम सब हंसते हैं, खुश होते हैं। आज भी अगर आप देखें, अब वो उस तरह की कॉमेडी तो नहीं रहेगी जिस तरह उमर शरीफ साहब ने की, जिस तरह मोइन अख्तर साहब ने की, अनवर मसूद साहब जिस तरह कॉमेडी करते हैं। दे वर ऑल लेजेंड्स। अनवर मसूद साहब को तो अल्लाह जिंदगी दे दी, स्टिल अलाइव। ये सब लेजेंड्स हैं और इन्होंने पाकिस्तान की कॉमेडी को एक डिफरेंट टर्न दिया। जिस तरह पीटीवी के ड्रामा एक टाइम पर बड़े पॉपुलर थे, इसी तरह इन लोगों की पॉपुलैरिटी के अंदर कभी ड्रॉप नहीं आया। उमर शरीफ साहब अगर किसी महफिल में गए हैं तो उस महफिल की जान बने हैं। मुझे अपने घर पर एक दो दफा उनकी महफिल करवाने का मौका मिला। एंड व्हाट अ जेंटलमैन। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो इन लोगों की लेगेसी है, इस लेगेसी को हम जहां पर लैक करते हैं पाकिस्तान में, हम उस लेगेसी की रेप्लिकेशन नहीं कर सकते। आई थिंक उसकी फोटो स्टार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उमर शरीफ साहब एक आइकन थे जो चले गए हैं। आई थिंक वी शुड हैव मोर ऑफ उमर शरीफ साहब। उनकी फिलॉसफी को फॉलो करें, उस लेवल की कॉमेडी को फॉलो करें। आजकल कॉमेडी का मतलब हो गया है वल्गैरिटी। उस दौर में कॉमेडी का मतलब ये नहीं था। उस दौर में कॉमेडी का मतलब था विदाउट वल्गैरिटी, विद फैमिली, आप वो सुन के हंस सकते थे, खुश हो सकते थे, मुस्कुराते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। हुमायूं, जो अभी अहमद ने बात की है, हमने वैसे तो देखा यूँ तो बड़े सगीर में बहुत सारे मज़ाहनिगार गुजरे, अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अनवर मकसूद साहब का नाम उन्होंने लिया, मोइन अख्तर साहब का नाम उन्होंने लिया, और अब उमर शरीफ साहब के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सिर्फ हंसाना काम नहीं है, सिर्फ मज़ाक पैदा करना काम नहीं, हंसी हंसी में कुछ सिखा जाना, कुछ ऐसा बता जाना जो किसी के काम आए, ये इन शख्सियात का खासा रहा है। और बहुत ही बेसिकली जो है ना, एक तो ये है कि लेजेंड्स दे नेवर डाई, दे मूव ऑन टू अनदर फॉर्म। उमर शरीफ इज अ लेजेंड, वाज अ लेजेंड एंड इज गोइंग टू रिमेन अ लेजेंड, और वो जो है हमेशा रहेंगे। जो आपने वो कहा कि वो सिर्फ तंज़ो मिज़ाज नहीं करते थे, उसके साथ इस्लाह का पहलू भी उनके हर प्रोग्राम, हर उनका थिएटर, उनका ड्रामा, उनकी फिल्में, उनके जो टीवी प्रोग्राम थे उसमें होता था कि मजाक के साथ लोगों की इस्लाह भी। और जो हंसाना है, जिस तरह अहमद कह रहे थे कि इस टेंशन के दौर में अगर आपके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट ले आए तो मेरा ख्याल है वो एक फरिश्ते से कम नहीं था।
تو وہ جو فرشتہ تھا ہمارے رہا ہمارے دوران، ہمارے اندر اور ہمارے اس بیچ کے اندر، اور اس نے پورا جو ہے اس پوری جنریشن کو جو ہے نا وہ ہنسایا. میرا خیال ہے ان کی ان چیزوں کو ہم جتنی بھی تعریف کریں، آج نہیں بلکہ اس کے بعد بھی، ہم جب بھی کوئی پروگرام کریں گے، جب بھی فن کا ذکر آئے گا، آرٹ کا ذکر آئے گا، اور اس پورے جو ہمارا ڈرامہ تھیٹر اس کا ہوئے گا، عمر شریف میرا خیال ہے اس کے اندر ایک بہت کلیدی کردار رہے گا اور رہنا چاہیے. اور میرا خیال ہے اس کے اندر میری ایک اور بھی گزارش ہوگی کہ اب جب ان کی جسل خاکی پاکستان واپس پہنچے گا تو ان کو اسی طرح کا جو ہے نا دینا چاہیے آخری جو ان کی رسومات ہیں جس کا وہ حق رکھتے ہیں. اور میرا خیال ہے پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کو جو ہے نا اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ ریکویسٹ ہے میری ارباب اختیار سے. بالکل ٹھیک ہے. احمد، چند نام آپ نے لیے ہیں ابھی جن کا میں نے بھی ذکر کیا، جو تعمیری مزاج جو کریٹ ہو رہا تھا پاکستان کے اندر، لیکن اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کوئی اب جا کے نہیں ہوا، جب سے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تب سے ہی انہوں نے اپنے آپ کو اسی طرح سے منوایا. لیکن انفارچونیٹلی اب جس طرح کا مزاح ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جو نئی جنریشن ہے اس میں وہ اس لیول کا، اس پائے کا کام کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایک میں بات کوٹ کرتا ہوں، ہمیشہ کہا گیا تھا کہ لیڈر وہ ہے جو عوام کی امنگوں کے اوپر پورا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب آگے سے کہتے تھے نہیں، لیڈر وہ ہے جو عوام کی امنگوں کو سنے اور سننے کے بعد وہ کرے جو اس کو پسند ہے اور پھر عوام اس کو ایکسپٹ کرے. سملرلی جب آپ کی کامیڈی ہو، کوئی پلے ہو، اسکرین رائٹنگ ہو، وہ کام ان لیجنڈز کا تھا جو کہ آف کورس اپنا انہوں نے بڑا خصوصی نبھایا. اب ہمارے ایگزسٹنگ طنز و مزاح کا جو لیول ہے، جو ٹینر ہے، وہ اس وقت ایگزسٹ کی جسے کہتے ہیں ہم بھانڈ پونا اور یہ ساری چیزوں میں کرتے ہیں. ہم ٹرین نہیں کر رہے اپنے ینگر جنریشن کو کوالٹی اسٹرکچرڈ کامیڈی پہ. اس کو ہم کارنی سمجھتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب جوکس نہیں، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو وہ جوک یا وہ لطیفہ جس میں کسی کی تلزیق نہ ہو، کسی کی بدماشی نہ ہو، کوئی غلط غلیظ بات نہ ہو، وہ شاید لطیفہ جس کو ہم غلیظہ کہتے ہیں وہ ہے ہی. I think that the responsibility lies heavily on the existing stars. ان کو چاہیے کہ جو کامیڈی کے ریئل ٹرو ایسنس ہے ہماری کلچر ثقافت کے مطابق اس کو ریوائو کریں. اور جو عمر شریف صاحب نے اور معین اختر صاحب نے اپنی ساری زندگی کامیڈی کی ہے جو کہ آج بھی ہم پوری فیملی بیٹھ سن سکتی ہیں، اس کو ریوائول کیا جائے، ان کی لیگیسی کو آگے کنٹینیو کرے، بیکاز اٹ کین نیور گو آؤٹ آف فیشن. It will always remain fashion. It is probably one of the most decent comedies ever. جس کا انڈیا سے لے کے جہاں پوری دنیا میں اردو اسپیکنگ لوگ بیٹھے ہیں وہ مداح تھے، پر ایسے لوگ نہیں ہنستے تھے. اگر آپ آج بھی ابھی آپ کے پیکج میں لگی ہوئی تھی کامیڈی، ابھی بھی بیٹھ کے اس پر ہنسی آ رہی. Why? Because it was actually funny. It was something that could still make you laugh, as opposed to things that we have to hear اپنے stage plays اور dramas میں. جس سے میں بالکل شدید طور پر اختلاف کرتا ہوں. اس جگت باسی کا ہمارے نظام میں، ہمارے کلچر میں کوئی جگہ نہیں. آج اس خبر کے بعد کسی نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ آج مزاج جو ہے وہ یتیم ہو گیا، اور میرے خیال میں اس سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کی جا سکتی آج کی جو صورتحال ہے اس کو. ہمایوں، یہ جو انحطاط یا زوال ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف کامیڈی ہی میں نہیں ہے بلکہ فنون لطیفہ کے جتنے بھی دیگر جو شعبے ہیں ان میں بھی نظر آتا ہے، چاہے وہ اداکاری ہو، شاعری ہو، ڈرامہ نگاری ہو، میوزک ہو. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی ایک وجہ تو شاید مطلب یہ اٹ مے لک لائک سلائٹلی فنی، لیکن ہمارے جو پچھلا سیگمنٹ تھا جس میں ہم نے گفتگو کی اولمپک ایسوسی ایشن کی اور جو سپورٹس کا جو انعقاد تھا اس میں جس قسم کی ہمارے یہاں حرکتیں ہو رہی ہیں پچھلے 17 18 20 سالوں میں، تو وہ جو لیڈرشپ کا معیار تھا اگر وہ اس طرح کا رہے گا تو اسی طرح سپورٹس کے اندر، میوزک کے اندر، اداکاری کے اندر، فنون لطیفہ کے اندر یہی ہوگا. تو مطلب یہ میں صرف اس کو ایک فنی اس میں جو ہے فنی ان انگلش ٹرم ناٹ اردو اس میں ایسوسیٹ کیا. باقی اگر عمر شریف صاحب کا ذکر کیا جائے تو اس میں دیکھا جائے کہ اس وقت انڈیا کے اندر جو کہ مطلب فن کے اندر ایک بڑا نام رکھا جاتا ہے، تمام جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا. تو یہ اس بندے جو ہم سے آج بچھڑ چکا ہے اس کے فنی قد کو جو ہے نا ایکسیپٹنس دی جاتی ہے. جانی لیور کو لے لیں، انوپم کھیر صاحب کو لے لیں، کپل شرما جو کہ آج کے دور کے بہت بڑے کامیڈین ہیں ان کو لے لیں، اور میرا خیال ہے کہ there is a list of people جنہوں نے جو ہے نا افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک لیجنڈ بچھڑ گیا ہے. اور وہ لیجنڈ پاکستان کا نہیں ہے، وہ اس پورے خطے کا جو ہے وہ لیجنڈ گیا. اور میرا خیال ہے کہ ہم ان کو ساری زندگی یاد رکھیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ باقی لوگ بھی جو فن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ بھی ان کو یاد رکھیں.
اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں عمر شریف صاحب جو ہیں وہ زندہ رہیں گے، موجود رہیں گے. وہ بظاہر تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کا فن، ان کے لفظ، ان کی جو کامیڈی جس طریقے سے انہوں نے کی، وہ ہمیشہ جو ہے امر رہیں گے. آج ہم نے دیکھا کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ کراس دا بارڈر جو ہے بہت سے بڑے بڑے اداکار جو ہیں انہوں نے بھی رنج اور غم کا اظہار کیا، جن میں کپل شرما ہیں، نوپم کھیر ہیں، جانی لیور ہیں، اور ایسے اور انگنت نام ہیں جن کے جو بیانات ہیں تعزیت کے اور اظہار افسوس کے، ان کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، تو میرے خیال میں عمر شریف صاحب کے حوالے سے یہ جو مصرع ہے بالکل صادق آتا ہے. اسی کے اوپر پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کریں گے. مشل بخاری کو اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ بیرسٹر احمد پنسوتا اور ہمایوں خان. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.